कनाडा आके फंस गए हैं। यहाँ लाइफ की स्पीड, यहाँ की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और यहाँ की हार्डशिप्स, ऊपर से ही वेदर, हमसे नहीं हो पाएगा, हम वापस जा रहे हैं। कहाँ हम ये सोच के आए थे कि लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और हम यहाँ पे आराम से रह पाएंगे, लेकिन यहाँ तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमसे नहीं हो पाएगा। हम इस फाइनेंशियल बर्डन के लिए तैयार नहीं थे और यहाँ आके देखा तो हर चीज बहुत महंगी है, बहुत टैक्स कटता है, हमसे नहीं हो पाएगा। हम एक अच्छे लाइफस्टाइल और एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तलाश में अपनी कंट्री छोड़ के, बहुत सारे पापड़ बेल के, बहुत सारे एफर्ट्स करके, टाइम, मनी, रिसोर्सेज स्पेंड करके हम एक दूसरी कंट्री में सेटल होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा दिल नहीं लगा, आपके एफर्ट करने के तरीके में कुछ कमी रह गई, या फिर आप कभी रेडी ही नहीं थे, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने आए थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं कार में ही बनाने वाला हूँ। प्लान तो ये था कि मैं बाहर जाके पार्क में बैठ के बनाऊंगा, लेकिन बाहर है -6 विच एक्चुअली फील्स लाइक -11 टुडे। तो मेरा कोई प्लान नहीं है बीमार होने का, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के बनाऊंगा। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि या तो ये वीडियो बहुत डिप्रेसिंग और डिमोटिवेटिंग होने वाली है। अब तक मैं बोल रहा था कि कनाडा आ जाओ, कनाडा आ जाओ, और अब मैं बोल रहा हूँ डोंट कम टू कनाडा। या फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लिक बेट है, इस पे क्लिक करेंगे तो अंदर इस टॉपिक पे कुछ नहीं होगा या कुछ और ही बात होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टॉपिक बिल्कुल इसी बारे में है कि डोंट कम टू कनाडा इफ। मेरी अब तक की वीडियोस में मैं बहुत पॉजिटिवली ये बोलता आया हूँ, ये कन्वे करता आया हूँ कि कम टू कनाडा, और साथ साथ ये एक्सप्लेन भी करता आया हूँ कि हाउ टू कम टू कनाडा एंड व्हाई टू कम टू कनाडा। बट रिसेंटली कुछ लोगों से बात करने पे मुझे नीड फील हुई कि मुझे इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए। ऑफ कोर्स ये वीडियो सबके लिए नहीं है, मैं सबको नहीं कह रहा कि डोंट कम टू कनाडा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत अनश्योरिटी में, बहुत अनसर्टेनिटी में अपना फैसला ले लेते हैं और कनाडा किसी तरह पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं अपनी लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ, या फिर अपनी जॉब्स के साथ, और एंड में वो लोग डिसीजन लेते हैं कि लेट्स क्विट दिस गेम, कनाडा से वापस चलो, यहाँ आकर फंस गए। बहुत से लोगों को यहाँ पहुंचने के 6-8 महीने के बाद ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि ये लाइफ हमारे लिए नहीं है। या तो लाइफ बहुत हेक्टिक है, बहुत हार्ड है, या फिर इंडिया से इतनी डिफरेंट है कि हम इसके साथ कोप अप नहीं कर सकते। अब ये परसेंटेज इतनी भी ज्यादा नहीं है कि ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि मैं इन पे वीडियो ना बना पाऊं या फिर इनके बारे में हम डिस्कस ना कर पाए। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरा चैनल अब तक फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे जो शायद कॉमनली डिस्कस ना होते हों, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में उनको जरूर उठाता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, या फिर अगर आप पुराने भी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सब्सक्राइब करना या फिर लाइक करना, शेयर करना, लेकिन आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब आपको किसी वीडियो से कोई वैल्यू मिल रही है, कोई मोटिवेशन मिल रही है, और आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फिर नियर एंड डियर वंस को इससे कोई हेल्प होगी, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स सी व्हाई यू शुड नॉट कम टू कनाडा। सबसे पहली चीज है फाइनेंस। किसी रीजन की वजह से ही कनेडियन इमिग्रेशन ने प्रूफ ऑफ फंड्स के नाम पे कुछ फंड्स आपको अलग रखने के लिए कहा है। हमें से बहुत लोग जानते हैं कि कनाडा आके जॉब मिलना इतना इजी नहीं है, और शायद अपनी फील्ड में जॉब मिलना तो दूर, किसी भी फील्ड में जॉब मिलना इतना इजी नहीं हो पाता। कई बार इट्स वेरी कॉमन कि आपको किसी भी तरह की जॉब मिलने में थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन आपके एक्सपेंसेस वो वेट नहीं करेंगे। आपके एक्सपेंसेस डे 1 से शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और आपको कोई फैमिली, फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स नहीं लेने आए, तो राइट फ्रॉम दैट मोमेंट आपका ट्रैवल का खर्चा, आप जहां स्टे करने वाले हैं उसका खर्चा, और वहीं से शुरू हो जाते हैं आपके फूड एक्सपेंसेस। अगर आप इन चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, या आपने इतनी प्लानिंग नहीं की है कि मैं पहले 2-3-4 महीने क्या करूंगा अगर मेरी जॉब नहीं लगती है, तो मेरे हाथ में कोई इनकम सोर्स नहीं आता है, तो आप यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं। अब हालांकि पीआर प्रोसेस कंप्लीट करते वक्त क्रूशियल स्टेप इज मेंटेनिंग योर पीओएफ, यानी कि प्रूफ ऑफ फंड्स। ये ना सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी काउंट करवाता है, ना सिर्फ आपके प्रोसेस को पूरा करने में हेल्प करता है, बल्कि किसी ने बड़ी समझदारी से इसको प्रोसेस में डाला है ताकि आप 6 महीने तक, अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो इस सर्वाइवल मनी को यूज करके अपने आप को कनाडा में सेट करें। अब हम सब जानते हैं कि प्रूफ ऑफ फंड्स की मनी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग साथ लेके आते हैं, लेकिन बहुत लोग ये डिसीजन लेते हैं कि या तो ये मनी इंडिया में ही रहने दें, या फिर ये मनी कुछ इस तरह से अरेंज की होती है कि वो इसे साथ नहीं लेके आ सकते। तो ये आपकी प्लानिंग का पहला स्टेप होना चाहिए कि अपनी प्रूफ ऑफ फंड्स की मनी को अपने साथ रखें, या फिर उसको इतना इजीली एक्सेसिबल रखें कि जब आपको जरूरत हो आप उसे कनेडियन करेंसी में कन्वर्ट करके यूज कर सके। जो लोग ये प्लानिंग नहीं करते हैं या ये प्लानिंग का स्टेप उनसे छूट जाता है, वो डे 1 से ही फाइनेंशियल टेंशन में रहते हैं, और उन्हें 2-4-5 महीने के अंदर अगर जॉब नहीं मिलती है, अनफॉर्चुनेटली उनके फाइनेंसेस सेट नहीं हो पाते हैं, तो वो इस फाइनेंशियल प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं कि कनाडा आके गलती कर दी है, हम इंडिया में अच्छे थे, इंडिया में अच्छी सैलरी मिल रही थी, अपना घर था, सब लोग साथ थे, लेकिन यहाँ पे जनरली अगर आपके रिलेटिव्स नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, और अगर है भी, इन दोनों केसेस में बहुत ज्यादा हद तक आपको लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हर किसी की अपनी लाइफ है, अपनी प्राइवेसी है, इसलिए आप अपने फाइनेंसेस को लेके खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो आप कनाडा के लिए फिट नहीं है अगर
आप इस फाइनेंशियल प्लानिंग को नेसेसरी नहीं समझ रहे। दूसरी और सबसे बड़ी चीज जो फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। अब यहाँ मैं दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक, जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम है या नहीं है। अगर आप किसी ऐसे रीजन में जा रहे हैं तो जो बहुत कंट्री साइड है, जो बहुत सबअर्ब है, या फिर जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो ये कारण हो सकता है कि आपको उस टाइप की या फाइनेंशियली उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही जो आपको या आपके साथ आने वाले आपके डिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर पाए। ये एक फ्रस्ट्रेशन का कारण जरूर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा परसेंटेज देखा गया वो ये है कि बहुत से लोग यहाँ पहुंच के जिन्हें अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल पाती, वो सर्वाइवल जॉब्स लेने और करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। उनको ये फील होता है कि ये जॉब शायद हमारे लिए नहीं है, या मैं ये जॉब्स नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो उनको मैं बता दूं कि इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस एंड कॉमन कि आपको सर्वाइवल जॉब से अपनी शुरुआत करनी पड़े। इसका मतलब है जब तक आपको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल जाती, या फिर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जॉब नहीं मिल जाती, तब तक आपको सर्वाइवल जॉब्स उतने अच्छे से सपोर्ट कर सकती है जितने की आपकी अपनी जॉब ने इसको करना था। हम सभी को पता है कि मिनिमम वेज इज $14, लेकिन हर सर्वाइवल जॉब $14 से ही शुरुआत नहीं करती है। कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो $18, जो $20 या $22, $23 तक भी जाती है। ऑफ कोर्स इनमें हार्ड वर्क तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जब तक मुझे मेरी फील्ड की जॉब नहीं मिलेगी मैं ये जॉब्स नहीं करूंगा और इस वजह से मैं क्विट कर जाऊं। 80-85% लोग कनाडा में लैंड करते हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं होती हैं। सिर्फ आईटी या और कुछ रिलेटेड फील्ड्स के लोग होते हैं जो 15% तक कह सकते हैं, 10-15% कनाडा ट्रैवल करने से पहले ही अपनी जॉब का अरेंजमेंट कर चुके होते हैं। अब बात करते हैं उन 80-85% लोगों की जिनके पास लैंड करने से पहले जॉब्स नहीं होती हैं, और ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो क्या सबके सब क्विट कर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो लोग क्विट करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ वो लोग वापस जाने के बारे में सोचते हैं जो पहले से अपनी जॉब की रिसर्च कंप्लीट नहीं करके आए। कनाडा में आप जहां लैंड कर रहे हैं उसकी ज्योग्राफी क्या है, वहां कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है तो कौन सी जॉब्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, उनको रीच आउट कैसे किया जाता है। ऑफ कोर्स कोविड की वजह से बहुत चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जहां आप ये देख सकते हैं कि करंट जॉब सिचुएशन क्या है और अपने आप को प्रिपेयर करके आ सकते हैं पहले से। एक छोटा सा टिप जो मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा वो ये कि जो भी जॉब आप फुल टाइम इंडिया में कर रहे थे या जिस जॉब में आप कनाडा में जाना चाहते हैं उसका रेज्यूमे ऑफ कोर्स आप अपने साथ लेके आएंगे। उसके साथ साथ एक जनरल रेज्यूमे जिसमें शायद आप अपने सर्वाइवल जॉब्स को करने वाले एक्सपीरियंसेस और अपने स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। वो रेज्यूमे भी इंडिया से प्रिंट करके अपने साथ लेके आइए, बिकॉज यहाँ लैंड करने के बाद हर एक छोटी चीज पे जो खर्चा होता है वो काउंट करता है, वो वैल्यू रखता है जब आपके पास जॉब नहीं है। तो प्रिंट आउट्स या और छोटी मोटी स्टेशनरी का सामान अपने साथ लेके आइए ताकि आप बिल्कुल रेडी हो यहाँ पहुंच के जॉब्स अप्लाई करने के लिए। पहले से उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करके रखिए या फिर एटलीस्ट उनके कांटेक्ट नंबर्स अपने पास सेव करके रखिए ताकि आपको इन कांटेक्ट्स को रिसर्च करने में यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और सबसे बड़ी चीज, अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखिए। हम इंडिया में अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ ये बहुत कॉमनली डिस्कशन कर तो लेते हैं कि कोई जॉब छोटी नहीं होती, कोई जॉब बड़ी नहीं होती, लेकिन जब यहाँ आपको ग्राउंड रियलिटी पे वो जॉब्स करनी पड़ती है तब आपको लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करने तो नहीं आया था, मैं इंडिया में इस पोस्ट पे था और अब मैं ये काम करूंगा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीजें दिमाग में जरूर आती हैं। ऑफ कोर्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इंडिया में मैं एक आईटी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे था और यहाँ पहुंच के जब मैंने फर्स्ट सर्वाइवल जॉब करी, हालांकि वो सर्वाइवल जॉब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 20 डेज या 15 डेज मैंने वो की थी, वो भी मेरी आईटी जॉब के कंफर्मेशन के बाद। मेरी ज्वाइनिंग में अभी टाइम था एंड आई वांटेड टू अरेंज सम मनी फॉर द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द न्यू रेंटेड अकोमोडेशन। लेकिन जब मैंने उस सर्वाइवल जॉब को हाथ में लिया तो एक बार तो दिमाग में आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बट क्योंकि हमें मालूम है कि टेम्पररी है, ये तब तक है जब तक मैं अपने फील्ड में ट्रांसफर नहीं हो जाता। तो अगर आप अपनी जॉब को लेके सीरियस नहीं है, आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं है या फिर आप यहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स करने के लिए रेडी नहीं है तो आप कनाडा आने के लिए रेडी नहीं है। तीसरा और बहुत कंसीडरेबल फैक्टर है वेदर। नॉर्मली हम सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखते हैं जहाँ लोग स्नोमैन बना रहे हैं, जहाँ लोग बर्फ में खेल रहे हैं या जहाँ पे ग्लास में स्नो भर के एंड दे पोर सम कोक इनटू दैट। ये चीजें देखने में फन लगती हैं, करने में भी फन लगती हैं, लेकिन जब टेम्परेचर -25, -30 तक पहुंच जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। मेडिकली बहुत से लोग इन चीजों के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आपको ट्रैवल करने से पहले इन चीजों के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एडवर्स कंडीशंस में, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सुबह उठ के अपनी जॉब पे रिपोर्ट करना, स्पेशली तब जब आपके पास अपना व्हीकल नहीं है और न्यू कमर्स के पास जनरली व्हीकल नहीं होता फर्स्ट 4 to 5-6 मंथ्स। अगर आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपको अलाउ नहीं करती है या फिर आप फिजिकली खुद को इतने एडवर्स कंडीशंस के लिए फिट नहीं समझते हैं तो इन कंडीशंस में आप कनाडा आने के लिए रेडी नहीं है। फोर्थ रीजन और एक कॉमन
रीजन है जो लोगों को क्विट करने में मजबूर कर देता है, वो आप सबने बहुत सुना होगा कि हमारा दिल नहीं लगा। अब पर्सनली मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि दिल नहीं लगा का रीजन क्या होता है, मतलब दिल लगना क्या होता है। हम एक अच्छे लाइफस्टाइल और एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड की तलाश में अपनी कंट्री छोड़ के, बहुत सारे पापड़ बेल के, बहुत सारे एफर्ट्स करके, टाइम मनी रिसोर्सेज स्पेंड करके हम एक दूसरी कंट्री में सेटल होते हैं, और इन सब की वैल्यू के अगेंस्ट जब आपको ये सुनने को मिलता है कि मेरा दिल नहीं लगा, इट्स वेरी अनरीजनेबल टू टॉक लाइक दैट। मैं नहीं कह रहा कि हर किसी की थिंकिंग या थॉट प्रोसेस मेरे जैसा होगा, तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन जब आप इतनी चीजें स्टेक पे रख के आपने एक बड़ा डिसीजन लिया था दूसरी कंट्री में सेटल होने का, तो विद इन 6 मंथ या 5 मंथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा दिल नहीं लगा, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, पर्सनल परसेप्शन बता रहा हूँ, कि मुझे लगता है कि आपके एफर्ट करने के तरीके में कुछ कमी रह गई, या फिर आप कभी रेडी ही नहीं थे, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने आए थे। ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ये एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ के साथ या अपनी फैमिली को इंक्लूड करके उनकी लाइफ के साथ कर पाए, उनके लिए चलता है कि एक बार देखते हैं, ट्राई देते हैं, अगर कनाडा पहुंचे दिल लगा ठीक है, नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे। इनको देख के उन लोगों को बहुत इफेक्ट होता है जिनके पास वन शॉट मनी है, उनको देख के जरूर डर लगता है कि ये लोग भी वापस आ गए, वहां पे ऐसा क्या हुआ होगा इनके साथ कि वापस आ गए। तो मैं उन सब लोगों को कलेक्टिवली ये बोलना चाहता हूँ, कोई गलत या सही डिसीजन नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स आपको अलाउ करती हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो एक दूसरा केस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ आते हैं वो यहीं के होके रह जाते हैं और यहीं बस जाते हैं, बिकॉज जिस रीजन से आपने ये सब किया था, अपने लाइफस्टाइल, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने के लिए, वो यहाँ पे आके जरूर होता है। उसकी कॉस्ट आपको जरूर देनी पड़ती है, लेकिन ये एक श्योरिटी है कि जब आप उतनी मेहनत जो आप इंडिया में कर रहे थे वो यहाँ पे करेंगे, तो नंबर 1 उसका सही वैल्यू आपको वापस मिलेगा, और नंबर 2 जो इतनी हार्ड अर्न मनी से जब आप टैक्सेस देते हैं उसके बदले जो आपको सर्विसेज मिलती है, नो डाउट कनाडा में टैक्सेस बहुत है, हो सकता है आपको ये फाइनेंशियली बर्डन भी फील हो, मुझे भी होता है पर्सनली, लेकिन जब आप उसके बदले में मिलने वाली फैसिलिटीज और सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं, तो एक अच्छा गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन लगता है। तो ऑल इन ऑल ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट या डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है कि आप कनाडा मत आइए, बिकॉज ये आपके अपने डिसीजंस हैं। हाँ, इस वीडियो से उन लोगों को जरूर आंसर मिलेंगे जिन लोगों ने यहाँ आने के बाद की डिफिकल्टीज के बारे में अभी तक नहीं सोचा था। तो अपनी प्लानिंग को इतना फुल प्रूफ बना के आइए कि यहाँ आने के बाद वर्स्ट केस सिनेरियोज में भी आप अपने आप को प्रिपेयर्ड महसूस करें।